नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता के मूल अधिकार पर। स्वतंत्रता का मूल अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया हुआ है। अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 इन चार अनुच्छेदों में स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या प्रावधान हैं। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता की चर्चा करता है। अनुच्छेद 19 में कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? वाक स्वतंत्रता संबंधी मूल अधिकार इसमें दिए हुए हैं। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया है तो उससे संबंधित उसके पास क्या क्या बचाव के उपाय हैं उसके बारे में दिया गया है। और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं कि जीवन का अधिकार क्या होता है, दैहिक स्वतंत्रता क्या होती है, इससे कैसे हम बचाव कर सकते हैं राज्य के विरुद्ध। और अनुच्छेद 22 में दिया हुआ है गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध से संबंधित बातें। तो ये चार अनुच्छेदों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 19 पर। अनुच्छेद 19 में अनुच्छेद 19 1 से लेकर 6 क्लोज हैं। अनुच्छेद 19 1 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं और अनुच्छेद 19 2 से लेकर 6 तक विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध दिए हुए हैं। अनुच्छेद 19 1 में क्या दी गई हैं? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं जिनको हम अभी देखेंगे। 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। और अनुच्छेद 19 2 से लेकर 19 6 तक क्या दिए गए हैं? इन स्वतंत्रताओं पर आरोपित किए जाने वाले प्रतिबंध दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 19 को हम दो भागों में बांट के देखेंगे। अनुच्छेद 19 1 स्वतंत्रताओं का प्रावधान करता है जिसमें वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं हैं और मूल अपना जो संविधान था उसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई थी। और अनुच्छेद 19 2 से लेकर 6 तक इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध की व्यवस्था की गई है। तो आइए देखते हैं 19 1 में कौन कौन सी स्वतंत्रता दी हुई है। अनुच्छेद 19 ए से लेकर जी तक 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई है। देखिए कौन कौन सी हैं। 19 1 ए, बी, 19 1 बी, 19 1 सी, 19 1 डी, 19 1 ई, 19 1 एफ और ये जी। ये स्वतंत्रताएं दी हुई हैं जिसमें वर्तमान में 6 ही हैं। हमने यहाँ पे 7 लिखा है। एफ में संपत्ति की अर्जन और विक्रय की स्वतंत्रता दी हुई है। संपत्ति के विक्रय और अर्जन संबंधी स्वतंत्रता दी हुई है जिसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो इसको छोड़ दें तो 1 2 3 4 5 और 6 स्वतंत्रताएं दी हुई है। तो आइए देखते हैं 19 1 ए में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये 19 1 ए में दी हुई है। 19 1 बी में क्या दिया हुआ है? शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन। शांतिपूर्ण एवं निरायुध का मतलब है बिना हथियारों के। शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन का प्रावधान या सम्मेलन की स्वतंत्रता दी हुई है कि स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 1 सी में दिया हुआ है संघ बनाने की स्वतंत्रता। और संघ बनाने की स्वतंत्रता और
इसी में 97वें संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समिति बनाने का प्रावधान भी जोड़ दिया है। इसी में ही 97वें संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समिति संबंधी स्वतंत्रता भी जोड़ दी। सहकारी समिति बनाने संबंधी स्वतंत्रता जोड़ दी। कब जोड़ी थी? 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। संशोधन 2011 के द्वारा ये प्रावधान जोड़ा गया था। 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा 19(1)(c) में। इसके बाद में आती है 19(1)(d) में। 19(1)(d) में क्या प्रावधान किया गया है? देश में अबाध संचरण, देश में अबाध संचरण यानी देश में कहीं भी आने जाने का अधिकार दिया है। देश में कहीं भी निर्बाध रूप से आने जाने की स्वतंत्रता दी गई है। अबाध संचरण की स्वतंत्रता दी गई है। और अनुच्छेद 19(1)(d) में क्या दिया गया है? देश में कहीं भी निवास करने एवं बस जाने की स्वतंत्रता, निवास एवं बस जाने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 19(1)(f) में संपत्ति के विक्रय एवं अर्जन की स्वतंत्रता दी गई है, जिसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद में आता है 19(1)(g) में। इसमें व्यक्ति को किसी भी भारतीय नागरिक को, इसमें भारतीय नागरिक को कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार और कारोबार करने की स्वतंत्रता दी गई है। कारोबार करने की स्वतंत्रता दी है। तो इस प्रकार भारतीय संविधान में 19(1) में 6 प्रकार की वर्तमान में स्वतंत्रताएं दी गई हैं। और 19(1)(f) में जो स्वतंत्रताएं थी, इसको क्या कर दिया गया है? इसको संविधान से समाप्त कर दिया है। इसको कब किया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और 19(1)(c) में सहकारी समिति संबंधी प्रावधान 97वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये 6 प्रकार की वर्तमान में 19(1) में स्वतंत्रताएं हैं। तो 19(1) में तो स्वतंत्रताएं दी गई हैं और 19(2) से लेकर 6 तक इन पर प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं। तो सबसे पहले अपन समझने का प्रयास करेंगे 19(1)(a) को, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को। भाई इनमें से सवाल कैसे आते हैं? सवाल तो इनमें मिलान वाले आते हैं, जैसे 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c), 3 तो ये दे देंगे, चौथा दे देंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और पूछ लेंगे अनुच्छेद 19 में कौन सी स्वतंत्रता नहीं है? तो 3 तो है ही, अंतःकरण की स्वतंत्रता या धार्मिक अधिकार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में दी गई है। तो इस प्रकार के एक से शब्द वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो एक आपको इन सभी को याद करना चाहिए कि 6 प्रकार की कौन सी स्वतंत्रताएं कौन से अनुच्छेद में दी गई है। अब सबसे पहले अपन समझेंगे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या मतलब है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये दी गई है अनुच्छेद 19(1)(a) में।
तो वाक और अभिव्यक्ति का अर्थ क्या होता है भाई? अपन किसी विचार को व्यक्त करते हैं तो या तो बोलकर कर सकते हैं, या लिख कर कर सकते हैं, या टीवी के माध्यम से कर सकते हैं, या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से कर सकते हैं, या कोई फिल्म बना के कर सकते हैं, या कोई किताब लिख के अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो वाक का तो मतलब है बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करना। कैसे? बोलकर, यानी स्पीच के माध्यम से। और अभिव्यक्ति का मतलब है बोलकर भी कर सकते हैं विचारों को अभिव्यक्त, या लिख कर भी कर सकते हैं। बोलकर या लिख कर, या पुस्तक में लिख कर, या कोई मूवी बनाकर कर सकते हैं, फिल्म के माध्यम से कर सकते हैं, रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं, टीवी के माध्यम से विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, कोई नाटक लिख सकते हैं। तो वाक का मतलब बोलकर विचारों को व्यक्त करना, और अभिव्यक्ति का मतलब है बोलकर या लिख कर विचारों को व्यक्त करना। तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें दी गई है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसके विरुद्ध दी गई है? क्या हम राज्य के विरुद्ध भी बोल सकते हैं क्या, या सरकार के विरुद्ध बोल सकते हैं? हम राज्य के विरुद्ध नहीं बोल सकते, सरकार के विरुद्ध बोल सकते हैं। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें सरकार की आलोचना करने का अधिकार देता है, राज्य की आलोचना करने का अधिकार नहीं देता है। हम सरकार की कितनी भी आलोचना कर सकते हैं, सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं, प्रधानमंत्री की भी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन राज्य की आलोचना नहीं कर सकते, भारत की आलोचना नहीं कर सकते। तो वाक और अभिव्यक्ति में सरकार की आलोचना शामिल है। वाक और अभिव्यक्ति में असहमति का अधिकार भी शामिल है। आप किसी व्यक्ति की बात से असहमत हो सकते हो, यह आपकी वाक और अभिव्यक्ति में शामिल है। वाक और अभिव्यक्ति में चुप रहने का अधिकार भी शामिल है। ये जरूरी नहीं है कि आप अपनी बात को बोलकर ही कहो, आप चुप रहकर भी अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हो। तो चुप रहने का अधिकार भी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है। वाक और अभिव्यक्ति का अर्थ क्या होता है, ये कौन बताता है? ये न्यायालय बताता है, क्योंकि हमारे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय के पास है। तो न्यायालय ने वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या क्या बातें और बताई हैं। जैसे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। प्रेस की स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किसकी स्वतंत्रता शामिल है? प्रेस की स्वतंत्रता। यह आपको ध्यान में रखना चाहिए। वाक और अभिव्यक्ति में चुप रहने का अधिकार भी शामिल है। आप चुप रहकर भी अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हो। चुप रहने का अधिकार भी इसमें शामिल है। वाक और अभिव्यक्ति में आपको सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार है। सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार है। वाक और अभिव्यक्ति में ही हमें नोटा का अधिकार मिला हुआ है, नन ऑफ द अबोव। यानी हम मतदान देते समय जो हमारे सामने उम्मीदवार हैं उनमें से किसी को नहीं चुनते हैं, ये भी हमारे पास वाक और अभिव्यक्ति का अधिकार के अंतर्गत शामिल है। तो नोटा का अधिकार भी इसी के अंतर्गत शामिल होता है। और किसी भी उम्मीदवार की आपराधिक, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि की सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी इसी के अंतर्गत न्यायालय ने बताया है। तो सूचना प्राप्त करने का अधिकार, किसी को भी वोट नहीं देने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता और चुप रहकर अपनी बात को अभिव्यक्त करने का अधिकार इन्हीं के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज को पहनाने का अधिकार भी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार भी, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार भी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही आता है। तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ये स्वतंत्रताएं भी शामिल हैं। तो ये शामिल किसने की हैं? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का न्यायालय के द्वारा विस्तार किया गया है।
तो 19(1) में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई, जिसका ये विस्तार है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में इनके अलावा असहमति का अधिकार भी रख सकते हैं। असहमति का अधिकार, अगर हम किसी बात से असहमत नहीं हैं तो वो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। सरकारें तो हमसे ये चाहती हैं कि हम सरकार की हर बात से सहमत हो जाएं, सरकार का विरोध करें ही नहीं। इटली और जर्मनी में संभव थी जब मुसोलिनी और हिटलर का शासन था। वो कहते थे कि हम जो बात कह रहे हैं वो ही सही है, वो ही राज्य के लिए ठीक है। लेकिन लोकतंत्र का मूल मर्म है असहमति का अधिकार जताना। असहमति का अधिकार नहीं होगा तो हम सरकार की आलोचना नहीं कर पाएंगे, सरकार को उत्तरदायी नहीं रख पाएंगे, तो हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी आरोपित किए गए हैं, क्योंकि हमने मूल अधिकारों में प्रारंभ में ही पढ़ा था कि भारत में मूल अधिकार असीमित नहीं हैं, निरपेक्ष नहीं हैं। उन पर कुछ प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं। प्रतिबंध इसलिए लगाए गए हैं ताकि राज्य की एकता और अखंडता को नुकसान नहीं हो। कई बार व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से राज्य की आलोचना करने लग जाते हैं, राष्ट्र की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाते हैं, राज्य की प्रभुसत्ता को चुनौती देते हैं। और हम समाज में रहते हैं और समाज में रहते हैं तो हमारे अलावा अन्य व्यक्ति भी रहते हैं, तो कई बार हम अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से अन्य व्यक्तियों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा दें, इसलिए भी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाया गया है। और हमारे बोलने से समाज की व्यवस्था भी नहीं भंग हो। कई बार व्यक्ति ऐसी बातें कह देता है जिससे समाज में दंगे भड़कने का डर होता है, हिंसा फैलने का डर हो जाता है, सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है। तो उससे बचाव करने के लिए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। और कई बार हम न्यायालय की आलोचना कर देते हैं, न्यायालय की जो फैसले होते हैं उनकी आलोचना कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन कई बार हम फैसलों की आलोचना के बजाय न्यायाधीशों की आलोचना करने लगते हैं। तो समाज के लिए, राज्य के लिए, व्यक्ति की मानहानि की खातिर और लोक व्यवस्था की खातिर वाक और अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर क्या क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं। जैसा कि मैंने कहा, प्रतिबंध कहाँ लगाए गए हैं? अनुच्छेद 19(2) से 6 तक प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं। तो अनुच्छेद 19(1) में जो प्रावधान किए गए हैं, 19(1) में इन पर प्रतिबंध कौन से अनुच्छेद में लगाए गए हैं? इन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं 19(2) के द्वारा। अनुच्छेद 19(2) के द्वारा इस वाक और अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो आइए देखते हैं 19(1) के मूल अधिकार या वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं। 19(1) पर प्रतिबंध। तो क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं? देखिए, प्रतिबंध लगाए गए हैं अनुच्छेद 19(2) के द्वारा। 2 के द्वारा क्या लगाए गए हैं? प्रतिबंध लगाए गए हैं। और किन किन आधारों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं? प्रतिबंध के आधार क्या हैं? तो प्रतिबंध के आधार देख लीजिए। राज्य की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा के आधार पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। शिष्टाचार और सदाचार के आधार पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। शिष्टाचार और सदाचार। न्यायालय की अवमानना के आधार पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। न्यायालय की अवमानना और मानहानि के आधार पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके अलावा विदेशी राष्ट्रों से मैत्री के आधार पर, विदेशी राष्ट्रों के
की मैत्री के आधार पर प्रतिबंध हैं, अपराध उद्दीपन के आधार पर प्रतिबंध हैं, अपराध उद्दीपन के आधार पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, लोक व्यवस्था के आधार पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। प्रतिबंध का आधार क्या है? लोक व्यवस्था। इसके अलावा राष्ट्र की संप्रभुता एवं अखंडता के आधार पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 19(1) में जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, उन पर इन 8 आधारों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखने वाली है कि ये जो प्रतिबंध हैं, ये तो मूल संविधान में उल्लेखित थे। जब भारत का संविधान बना था तो इन प्रतिबंधों की बात तो प्रारंभ में की गई थी, लेकिन ये जो प्रतिबंध है विदेशी राज्यों के साथ मैत्री के आधार पर, अपराध उद्दीपन के आधार पर और लोक व्यवस्था के आधार पर, ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़े गए थे। ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19(2) में जोड़े गए थे। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। 1951 में कब जोड़े गए थे? 1951 में। कौन से प्रतिबंध? ये 3 प्रतिबंध, लोक व्यवस्था, अपराध उद्दीपन, विदेशी राज्यों की मैत्री के आधार पर। और इसके बाद में राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता वाला प्रावधान 16वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये प्रावधान जोड़े गए थे 1963 में, ये प्रावधान जोड़े गए थे 1951 में, और ये जोड़े गए थे 1951 में, और ये मूल संविधान में थे। और एक शब्द और जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा कि ये जो प्रतिबंध लगाए जाएंगे अभिव्यक्ति और वाक की स्वतंत्रता पर, ये प्रतिबंध युक्ति युक्त होने चाहिए। ये प्रतिबंध क्या होने चाहिए? युक्ति युक्त। युक्ति युक्त या इसको बोलते हैं तार्किक प्रतिबंध होने चाहिए, मनमाने नहीं होने चाहिए। युक्ति युक्त बोल सकते हैं, उचित बोल सकते हैं, यानी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होने चाहिए। मनमाने तरीके से प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए। तो ये अनुच्छेद 19(1) वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उस पर क्या क्या प्रतिबंध अनुच्छेद 19(2) के द्वारा लगाए गए हैं, ये आपको याद रखने चाहिए। अब अपन इसमें एक बात और करेंगे कि यहाँ जो युक्ति युक्त प्रतिबंध जोड़ा गया है प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में, इस युक्ति युक्त का मतलब क्या है? इस युक्ति युक्त या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का अर्थ क्या होता है? थोड़ा सा आप इसको भी देख लीजिए। तो देखिए, युक्ति युक्त प्रतिबंध का क्या अर्थ होता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का क्या अर्थ होता है। युक्ति युक्त प्रतिबंध या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, इसका अर्थ क्या होता है? भाई, प्रतिबंध लगाए किसके द्वारा जाएंगे? प्रतिबंध राज्य के द्वारा लगाए जाएंगे। प्रतिबंध कौन लगाएगा? राज्य लगाएगा। और प्रतिबंधों की जांच कौन कर सकता है कि प्रतिबंध युक्ति युक्त हैं या नहीं है? प्रतिबंध की जांच करने का अधिकार किसके पास है? न्यायालय के पास है। तो प्रतिबंध लगाएगा राज्य, और प्रतिबंध ठीक है या नहीं है, युक्ति युक्त है या नहीं है, कौन जांच करेगा? न्यायालय जांच करेगा। अब देखेंगे युक्ति युक्त क्या होते हैं। भाई, कोई भी जो प्रतिबंध होता है उसमें 2 चीजें होती हैं। एक होती है प्रतिबंध की प्रक्रिया और एक होता है प्रतिबंध की मात्रा। प्रतिबंध की प्रक्रिया का क्या अर्थ है? प्रतिबंध की प्रक्रिया का अर्थ है, मान लीजिए किसी टीवी चैनल पर कोई प्रोग्राम आ रहा है और उस प्रोग्राम में फूहड़ता दिखाई जा रही है, अश्लीलता दिखाई जा रही है। सरकार क्या करेगी?
उस टीवी चैनल वाले को कहेगी कि भाई आप ये प्रोग्राम को हटा दो, ये प्रोग्राम टीवी पर नहीं चल सकता, इसको बंद कर दो। एक तो ये कर सकती है, और दूसरा काम ये कर सकती है कि टीवी चैनल वाले को कहे कि भाई आपके प्रोग्राम में ये अश्लीलता आ रही है, पहले उसको नोटिस देती है, उससे नोटिस का जवाब मांगती है और फिर उस पर प्रतिबंध लगाती है। तो यहाँ जो पहली स्थिति है कि सीधे ही बिना टीवी चैनल वाले को जवाब मांगे, उससे सवाल जवाब किए सीधे ही उसको प्रोग्राम को बंद कर देना, यानी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। प्रक्रिया का पालन करने का अर्थ है टीवी को नोटिस दीजिए, उससे जवाब लीजिए और उसके जवाब के उपरांत उस पर कोई कार्यवाही करना, ये सही प्रक्रिया होती है। तो अगर इस प्रक्रिया का पालन करते हैं तो प्रतिबंध युक्ति युक्त है। तो प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? युक्ति युक्त। दूसरी बात है प्रतिबंध की मात्रा। अब मान लीजिए उस टीवी चैनल के प्रोग्राम में 2 घंटे का प्रोग्राम आता है और 2 घंटे के प्रोग्राम में मान लीजिए 5 मिनट कुछ ऐसा दिखाया जाता है जो नहीं दिखाना चाहिए, तो सरकार क्या करेगी? उस पूरे 2 घंटे के प्रोग्राम को बंद कर देगी। तो ये प्रतिबंध की मात्रा है। और दूसरा काम क्या कर सकती है? उस 5 मिनट के प्रोग्राम को बंद कर देगी, बाकी 1 घंटे 55 मिनट प्रोग्राम को चलने देगी। तो ये भी क्या है? प्रतिबंध की मात्रा है। तो पहली स्थिति में तो प्रतिबंध बहुत ज्यादा है भाई, जितनी उसकी गलती है उसकी तुलना में बहुत ज्यादा प्रतिबंध है। और दूसरी स्थिति में क्या है? 5 मिनट का उसमें गलत प्रोग्राम है तो 5 मिनट का प्रोग्राम हटा दिया जाए, ये प्रतिबंध की मात्रा होती है। तो अपराध के अनुपात में ही प्रतिबंध की मात्रा आरोपित करना क्या कहलाता है? युक्ति युक्त प्रतिबंध कहलाता है। तो युक्ति युक्त प्रतिबंध का मतलब क्या हुआ कि एक तो प्रतिबंध लगाते समय प्रक्रिया का पालन करें, और दूसरा प्रतिबंध की मात्रा भी उचित होनी चाहिए। पूरे 2 घंटे के प्रोग्राम को बंद नहीं कर सकते, 5 मिनट का कर दीजिए। तो प्रतिबंध की मात्रा उचित हो गई, और प्रक्रिया उचित होने का मतलब है उससे सवाल जवाब कीजिए फिर कोई कार्यवाही कीजिए, न कि सीधे ही कार्यवाही करना। तो इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? युक्ति युक्त प्रतिबंध बोलते हैं, उचित प्रतिबंध या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद 19(1)(a) की बात हो गई और 19(1)(a) पर प्रतिबंध की बात हो गई। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे 19(1)(b) पर, यानी शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का मतलब क्या होता है कि भाई आप किसी भी जगह बहुत सारे लोग एकत्रित हो सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि आपके पास हथियार नहीं होने चाहिए और आप शांतिपूर्वक तरीके से सम्मेलन कर सकते हो। जैसे आप कहीं क्लासरूम में बैठते हो, शांतिपूर्ण सम्मेलन है। आपके घर में कोई शादी विवाह हो रहा है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हो, शांतिपूर्ण सम्मेलन है। आप किसी चुनाव सभा में जा रहे हो, शांतिपूर्ण सम्मेलन है। यानी हम बहुत सारी जगह पर सम्मेलन करते हैं, तो उसमें शर्त क्या होनी चाहिए कि भाई उसमें आपके पास हथियार नहीं हो और शांतिपूर्ण तरीके से आप बैठ सकते हो। तो ये स्वतंत्रता हमें दी गई है। अगर हम सरकार के विरुद्ध कोई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण सम्मेलन है। कोई जुलूस निकाल रहे हैं, शांतिपूर्ण सम्मेलन है। ठीक है, तो इस प्रकार की कार्यवाही हम कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन पर भी सरकार के द्वारा राष्ट्र की प्रभुता और अखंडता तथा लोक व्यवस्था के नाम पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आप शांतिपूर्ण धरना दे रहे हो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप शांतिपूर्ण सम्मेलन नहीं करके ऐसे लोगों का जमघट लगाए हुए हो जो राष्ट्र के विरुद्ध बात कर रहे हो, जो भारत को तोड़ने की बात कर रहे हो, भारत की सर्वोच्च सत्ता को चुनौती दे रहे हो और सम्मेलन करके लोक व्यवस्था को बिगाड़ रहे हो। समाज में जो व्यवस्था बनी है उसमें हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं या दंगे फसाद करवाने का काम कर रहे हैं, तो ऐसा सम्मेलन अगर आप बुलाते हो तो उसको रोका जा सकता है। तो अनुच्छेद 19(1)(b) जो शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता देता है, उस पर प्रतिबंध कहाँ लगाया गया है? अनुच्छेद 19(3) में। अनुच्छेद 19(3)
3 में इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। और क्या प्रतिबंध लगाया गया है, किस आधार पर लगाया गया है? अनुच्छेद 19(1)(b) पर प्रतिबंध किस आधार पर लगाया गया है? आधार क्या है? आधार है भारत की प्रभुता, भारत की संप्रभुता या प्रभुता तथा अखंडता के आधार पर, और दूसरा है लोक व्यवस्था के आधार पर। दूसरा क्या है? लोक व्यवस्था के आधार पर, पब्लिक ऑर्डर के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किस पर? शांतिपूर्ण सम्मेलन पर, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन पर यह प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये प्रावधान भी 16वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था, भारत की प्रभुता और अखंडता वाला। जहां भी भारत की प्रभुता और अखंडता शब्द प्रतिबंधों में यहाँ जोड़े गए हैं, वो 16वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़े गए हैं। तो 19(1)(b) पर प्रतिबंध लगाया गया है 19(3) के द्वारा। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन अनुच्छेद 19(1)(c) की। अनुच्छेद 19(1)(c) की, इसमें क्या स्वतंत्रता दी गई है? कोई भी संघ बनाने की स्वतंत्रता, और जिसमें सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता भी दी हुई है। संघ बनाने का अर्थ होता है लोगों के द्वारा, भारत के नागरिकों के द्वारा कोई भी समूह है, पार्टी, राजनीतिक समूह है, सांस्कृतिक समूह है, धार्मिक समूह है, दबाव समूह है, छात्रों का समूह है, किसानों का समूह है, डॉक्टरों का समूह है, या कोई कंपनी बना सकते हैं या कोई फर्म बना सकते हैं। तो इस प्रकार के कोई भी समूह को आप बना सकते हो, कोई एसोसिएशन बना सकते हो, तो इस पर कोई रोक टोक नहीं है। और दूसरी बात इसमें की गई है सहकारी समितियों का निर्माण, सहकारी समिति का भी निर्माण किया जा सकता है। और ये प्रावधान जोड़ा गया है 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। जैसे अमूल है, अमूल का आपने नाम सुना होगा, वो सहकारी समिति है। सहकारी समिति में क्या होते हैं? बहुत सारे लोग मिलकर एक समिति का निर्माण करते हैं और उसके माध्यम से वो अपने उत्पादों को अधिक लाभ पर बेचने के लिए समूह बनाते हैं। और जब वो समूह बना लेते हैं तो बैंक के द्वारा भी उनको लोन दे दिया जाता है। अगर आपके पास समूह नहीं है, एक ही व्यक्ति है, तो उसको बैंक लोन देने में आनाकानी करता है। लेकिन आप सहकारी समिति बना लेते हो तो बैंक वाले आपको आसानी से लोन दे सकते हैं। और जब आपके पास समूह होगा तो आप अपने उत्पादों को बेचने के लिए बार्गेनिंग कर सकते हो, आपके उत्पाद को अधिक कीमत इसके माध्यम से मिल सकती है। इसलिए सहकारी समिति की बात यहाँ पे की गई है, सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19(1)(c) में संघ बनाने और सहकारी समिति बनाने पर भी क्या कुछ प्रतिबंध है क्या? हाँ, इस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। कौन से अनुच्छेद में लगाया गया है इस पर प्रतिबंध? अनुच्छेद 19(4) में। अनुच्छेद 19(4) में इसके ऊपर भी क्या लगाया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है। ये सारे इधर क्या है? प्रतिबंध हैं। 19(1)(4) के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो इस पर भी प्रतिबंध किस आधार पर लगाया गया है? देखो, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 19(1)(c) यानी संघ बनाने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध किस आधार पर लगाया गया है? उस पर भी प्रतिबंध भारत की प्रभुता, भारत की प्रभुता और अखंडता तथा लोक व्यवस्था के आधार पर प्रतिबंध लगाया गया है। लोक व्यवस्था के आधार पर प्रतिबंध लगाया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? 19(4) के तहत। कौन से अनुच्छेद पर लगाया गया है? अनुच्छेद 19(1)(c) पर, यानी संघ बनाने की जो स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध इस आधार पर लगाया गया है। दो आधार है, भारत की अखंडता और लोक व्यवस्था के आधार पर। और अनुच्छेद 19(1) में जो संघ बनाने का अधिकार है, मान लीजिए आप कोई समूह बनाते हो, सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि संघ बनाने के अंतर्गत आपको हड़ताल का अधिकार नहीं है।
आप धरने प्रदर्शन कर सकते हो, जुलूस निकाल सकते हो, सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर सकते हो, लेकिन आपको हड़ताल का अधिकार नहीं है। बंद करने और हड़ताल का अधिकार नहीं है। कई बार कई संगठन क्या करते हैं, बंद का आह्वान करते हैं, हड़ताल पर चले जाते हैं, तो हड़ताल का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताल को अवैध घोषित किया हुआ है कि आप हड़ताल नहीं कर सकते। हड़ताल करने में समस्या क्या आती है, क्यों नहीं कर सकते हड़ताल? क्योंकि अगर आप हड़ताल करते हो तो दूसरे जो समाज के व्यक्ति हैं उनके आवागमन के अधिकार पर अतिक्रमण होता है, उनके अभिव्यक्ति के अधिकार पर अतिक्रमण होता है, और कई बार हड़ताल में रेहड़ी वाले, ठेले वाले, इनकी रेहड़ियां और ठेले हटाने पड़ते हैं, जिससे उनके जीवन के अधिकार पर संकट आता है। इसलिए एक व्यक्ति के अधिकार दूसरे व्यक्ति के जीवन के अधिकार पर संकट उत्पन्न नहीं कर दें, इसलिए हड़ताल का अधिकार संघ बनाने के अधिकार में शामिल नहीं है। हड़ताल और बंद करने के अधिकार को न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित किया गया है। इसके बाद में अनुच्छेद 19(1)(d) देश में अबाध रूप से संचरण यानी आने जाने की या आवागमन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 19(1)(d) के द्वारा आप देश में कहीं भी आ जा सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, किसी भी राज्य में अबाध संचरण की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन इस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 19(5) के द्वारा। अनुच्छेद 19(5) के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस पर प्रतिबंध किस आधार पर लगाया गया है? जनता के हितों के आधार पर, जनता के हितों के आधार पर और जनजातियों की अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, हितों के संरक्षण के लिए इस आधार पर अनुच्छेद 19(5) में अबाध आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है। आवागमन पर प्रतिबंध किस आधार पर लगाया गया? जनता के हितों के आधार पर और अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के आधार पर। भाई आप कहीं भी आते जाते हो, इसमें क्या समस्या है? पहली समस्या आती है कि भाई आप कहीं, जैसे सेना रह रही है और सेना वाले इलाके के अंदर से आप गुजरना चाहते हो जहां सैन्य छावनी है, तो आपको रोका जा सकता है। दूसरा, जहां जनजातियां रहती हैं, अगर वहां पे बाहरी लोग ज्यादा आवागमन करेंगे तो जनजातियों के रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं, इनके खत्म होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए जनजातियों की परंपरा, रीति रिवाज, प्रथाओं को सुरक्षित रखने के लिए, उनकी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को जनजातीय इलाकों में जाने से रोका जा सकता है। तो इन दो आधारों पर प्रतिबंध 19(1)(d) पर लगाया गया है, जो आवागमन की स्वतंत्रता देता है। फिर आता है अनुच्छेद 19(e) देश में कहीं भी निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। भाई निवास करने का मतलब कहीं अस्थायी रूप से रहना, और बस जाने का मतलब अस्थायी रूप से रहना। तो आप कहीं दूसरी जगह अस्थायी रूप से रह रहे हो, कोई समस्या नहीं है, कहीं भी रहिए। स्थायी रूप से बस जाओ, कोई समस्या नहीं है, कहीं भी बस जाओ। लेकिन इस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। किस आधार पर? अनुच्छेद 19(5) के द्वारा ही। अनुच्छेद 19(5) के द्वारा ही इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। यही प्रतिबंध 19(1)(e) पर लगाया गया है। ये जो प्रतिबंध है, इसी आधार पर निवास करने और बस जाने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो 19(1)(d) और e पर 19(5) के द्वारा समान ही प्रतिबंध लगाए गए हैं। आप जनजातीय इलाकों में जाकर नहीं बस सकते। वहां अगर बस गए तो जनजातियों की संस्कृति, परंपराओं को आप नष्ट कर दोगे। तो उनके अधिकारों को, उनकी रीति रिवाजों को, प्रथाओं को, संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए उन इलाकों पर बसने पर प्रतिबंध
लगाया गया है। फिर आता है अनुच्छेद 19 एफ आता है, संपत्ति के विक्रय और अर्जन की स्वतंत्रता। इस स्वतंत्रता को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में समाप्त कर दिया गया। इसलिए अनुच्छेद 19(1) में वर्तमान में 6 ही स्वतंत्रताएं हैं। कितनी स्वतंत्रताएं हैं? 6 स्वतंत्रताएं हैं। मूल संविधान में कितनी थी? 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। उसके बाद में आता है अनुच्छेद 19(1) जी, यानी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार और कारोबार करने की स्वतंत्रता। तो वृत्ति का मतलब क्या होता है? प्रोफेशन। वृत्ति का मतलब होता है किसी व्यक्ति में कोई विशेष योग्यता हो और उसको वो अपना प्रोफेशन बना ले, उसको क्या बोलते हैं? वृत्ति बोलते हैं या प्रोफेशन बोलते हैं, जो विशेषज्ञता के आधार पर किया जाता है। मान लीजिए कोई टीचिंग का प्रोफेशन अपनाता है, कोई डॉक्टरी का अपनाता है, तो उसमें उस चीज की योग्यता, विशेषता, विशेषज्ञता होती है। उपजीविका क्या होती है? उपजीविका तो भाई आप कोई भी काम कर सकते हो अपनी आजीविका को चलाने के लिए। आप चाय की दुकान लगा सकते हो, पढ़ा सकते हो, श्रमिक बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, कुछ भी बन जाओ बोले, कुछ भी काम करोगे जो अपनी आजीविका चल सके। व्यापार वस्तुओं और सेवाओं का किया जाता है। भाई आप किसी वस्तुओं का लेन देन करते हो, सेवा का लेन देन करते हो, जैसे हॉस्पिटल चला रखा है आपने, स्कूल चला रखी है, तो ये सेवा है। और कारोबार क्या होता है? आप लाभ कमाने के लिए जो काम करते हो उसको कारोबार बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। तो सभी व्यक्तियों को कोई भी प्रोफेशन अपनाने का, कोई भी आजीविका प्राप्त करने का और व्यापार करने की स्वतंत्रता है और बिजनेस चलाने की स्वतंत्रता है। लेकिन इस पर भी 3 प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं। व्यापार करने, उपजीविका चलाने, कारोबार करने और वृत्ति पर 3 प्रकार के प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं। ये प्रतिबंध कौन से अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 19(6) में लगाए गए हैं। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि कौन से अनुच्छेद पर कौन से अनुच्छेद के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। तो 19(1) पर, 19(2) के द्वारा, इस पर 3 के द्वारा, इस पर 4 के द्वारा, इस पर 5 के द्वारा, इस पर 5 के द्वारा और व्यापार वाले पर 19(6) के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। तो व्यापार, कारोबार, और ये शब्द भी ध्यान में रखने चाहिए, क्या क्या शब्द दिए गए हैं? वृत्ति, उपजीविका, ये शब्द 4 दिए हुए हैं। इन पर प्रतिबंध किस आधार पर लगाया जाएगा? पहला आधार है जनता के हितों के आधार पर, जनता के हितों के आधार पर। दूसरा प्रतिबंध लगाया गया है भाई कोई तकनीकी या व्यावसायिक योग्यता के आधार पर, तकनीकी या व्यावसायिक योग्यता के आधार पर प्रतिबंध लगाया गया है। और तीसरा प्रतिबंध लगाया गया है कई बार कई व्यापार राज्य के द्वारा चलाए जाते हैं, राज्य के द्वारा स्वामित्व के कारण। तो व्यापार करने, बिजनेस करने, प्रोफेशन करने पर इन 3 आधारों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं अनुच्छेद 19(6) के द्वारा। जनता के हितों के लिए भाई जैसे कई बार आप नशीली दवाओं का व्यापार करते हो, मादक पदार्थों का व्यापार करते हो, अफीम का करते हो, चरस का करते हो, कई बार महिलाओं का दुर्व्यापार होता है, बच्चों का व्यापार हो सकता है, किडनी का व्यापार हो सकता है, तो इनके व्यापार को रोका गया है। ऐसे व्यापार आप नहीं कर सकते। दूसरा, तकनीकी या व्यावसायिक योग्यता, भाई आप टीचर बनना चाहते हो तो आपके पास बीएड नहीं होगी तो आपको टीचर का प्रोफेशन अपनाने से रोका जा सकता है, यह आपकी व्यावसायिक योग्यता है। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, एमबीबीएस नहीं है तो आपको तकनीकी योग्यता के आधार पर रोका जा सकता है। और कई बार क्या होता है, कई उद्योग सरकार खुद चलाती है, जैसे यूरेनियम के उद्योग सरकार खुद चलाती है, रेलवे सरकार खुद चलाती है, रक्षा से संबंधित उत्पादन सरकार खुद करती है। तो ऐसे कारोबार, उद्योग, व्यापार जो सरकार खुद चलाना चाहती है उनको दूसरों नागरिकों को करने से रोका जा सकता है।
तो व्यापार करने पर इन 3 आधारों पर प्रतिबंध अनुच्छेद 19(6) में लगाया गया है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, उन प्रतिबंधों पर आपने गौर किया होगा। प्रतिबंध क्यों लगाए गए हैं? भाई प्रतिबंध स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोकने के लिए लगाए गए हैं। प्रतिबंध इसलिए नहीं लगाए गए हैं कि आपकी स्वतंत्रता का दमन कर दिया जाए। प्रतिबंध इसलिए लगाए गए हैं ताकि स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं हो। कई बार व्यक्ति क्या करता है, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर राष्ट्र के विरुद्ध बोलता है। कई बार किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष यात्रा पर आते हैं तो उनके विरुद्ध बोलता है, तो दोनों देशों के संबंध खराब होते हैं। कई बार किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाता है, किसी को गाली गलौज करता है। भाई किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा बनने में सालों लग जाते हैं और उस पर व्यक्तियों के द्वारा यूं ही आरोप लगा दिए जाते हैं। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए प्रतिबंध लगाए जाते हैं। भाई आपको स्वतंत्रता का अधिकार किस लिए चाहिए? व्यक्तित्व का विकास करने के लिए चाहिए या फिर राष्ट्र का विघटन करने के लिए चाहिए? आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी सरकार की आलोचना करने के लिए चाहिए या भारत को नष्ट करने के लिए चाहिए? इसलिए प्रतिबंध आरोपित किए जाते हैं।